हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अडानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास में हमने सेल थ्योरी और जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बारे में चर्चा की थी। आज का जो हमारा नया टॉपिक होगा सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोशिका झिल्ली को सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा भी कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इसकी खोज की। तो इसकी खोज की थी दो वैज्ञानिकों ने, जिनका नाम है नेगेली और क्रेमर। दो वैज्ञानिक हुए थे। इन दोनों को इसकी खोज का श्रेय दिया जाता है, नेगेली व क्रेमर को। अब बात करते हैं कि इसको प्लाज्मा लेमा नाम किसने दिया था। जो प्लाज्मा लेमा जो नाम है वो किसने दिया था? तो जो प्लाज्मा लेमा नाम इसको दिया था वो थे क्लोवर। क्लोवर ने कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा लेमा नाम दिया था। ठीक है, अब देखते हैं कि ये किसकी बनी होती है। कोशिका झिल्ली जो होगी वो किसकी बनी होती है। हमने लास्ट क्लास में चर्चा की थी कि कोशिका झिल्ली क्या होती है, कि जो कोशिका होती है उसके अंदर जितना भी द्रव्य भरा होता है, जितना भी पदार्थ होता है, उन सबके बाहर की ओर एक आवरण होता है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, और ये जो कोशिका झिल्ली है वो क्या कार्य करती है कि इसके अंदर जितना भी पदार्थ होता है उसको बिखरने से रोकती है, इसको बांधे रखने का काम करती है और इस द्रव्य को बाहरी वातावरण से अलग करने का कार्य करती है। देखते हैं कि ये किसकी बनी होती है। जो कोशिका झिल्ली होती है वो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से निर्मित होती है, यानी कि कोशिका झिल्ली फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ये कैसी होती है, इसके क्या क्या गुण होते हैं वो देखते हैं। देखिए, जो कोशिका झिल्ली होती है वो जीवित सेल है या जीवित मेम्ब्रेन है, यानी कि ये लिविंग मेम्ब्रेन है, ये जीवित है, मृत नहीं है, जीवित है। पतली होती है और अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य भी कह सकते हैं, चयनात्मक पारगम्य भी कह सकते हैं। देखिए, चयनात्मक यानी चयन करना। कोशिका झिल्ली जो होती है वो पदार्थों का चयन करती है, किस पदार्थ को अंदर लेना है, किसको बाहर ले जाना है, इसका चयन जो करेगी वो कोशिका झिल्ली करेगी। जो कोशिका के लिए आवश्यक पदार्थ होंगे उनको ये अंदर लाएगी और जो अपशिष्ट पदार्थ होंगे उनको ये बाहर ले जाने का कार्य करेगी। इसलिए इसे अर्धपारगम्य झिल्ली या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। अब बात करते हैं मोटाई की। तो इसकी मोटाई जो होती है वो 75 से 105 एंगस्ट्रम की होती है। सभी लगभग सभी जितने भी जीव हैं उनमें इसकी जो मोटाई होगी वो औसतन होगी 75 टू 105 एंगस्ट्रम की। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कार्य की। देखिए क्या कार्य होता है, हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कितनी बार कि देखिए, जो कोशिका झिल्ली होगी वो सबसे पहला तो काम करेगी कि इसके अंदर जितना भी द्रव्य भरा होता है, जितना भी पदार्थ होता है, उसको एक जगह रोकने की और बाहर फैलने से यानी बाहर बिखरने से रोकने का कार्य करती है। इसका मतलब कि ये इसको आकार भी प्रदान करेगी। इसका जो आकार होगा, कोशिका झिल्ली का जो आकार होगा वो कौन डिसाइड करेगा? कोशिका झिल्ली डिसाइड करेगी, यानी कोशिका का जो भी आकार होगा वो कोशिका झिल्ली ही डिसाइड करेगी। ठीक है, इसके अलावा ये इसे यांत्रिक सहारा भी प्रदान करती है। देखिए, दो कोशिकाओं को प्लाज्मोडेस्मेटा द्वारा जोड़ती है। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या संरचना है देखते हैं। देखिए, दो कोशिकाएं हैं, उनके बीच में कुछ इस प्रकार की संरचना पाई जाती है, कुछ इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। इस संरचना द्वारा जो पदार्थ है वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में आदान प्रदान होते हैं। ठीक है, तो इस संरचना को कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा, जो दो कोशिकाओं के मध्य में पाया जाता है। ठीक है, और ये क्या कार्य करता है कि दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आदान प्रदान करने का कार्य करता है। तो ये जो कोशिका झिल्ली है, ये जो कोशिका झिल्ली है वो इस प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा दो कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करेगी। ठीक है, इसके अलावा ये क्या कार्य करती है? कोशिकाओं के मध्य आयनों का परिवहन करती है। जो दो कोशिकाएं होंगी या दो या दो से अधिक कोशिकाएं होंगी, उनके मध्य आयनों का आदान प्रदान करेगी। जैसे सोडियम चक्र या
कैल्शियम चक्र है उनके अंदर जो आयन होंगे उनका ये आदान प्रदान करेगी। इसके अलावा देखिए प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव इसी की सहायता से भोजन ग्रहण करते हैं। हमने लास्ट क्लास में चर्चा की थी कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो केवल और केवल एक कोशिका से बने होते हैं। एक कोशिका से बने होते हैं इसका अर्थ उनमें किसी प्रकार का कोई उत्तक नहीं होगा, कोई अंग नहीं होंगे, कोई अंग तंत्र नहीं होंगे और पूरी बॉडी नहीं होगी। ठीक है, तो हमने बात की थी कि इसी कोशिका के अंदर उनका पूरा का पूरा जीवन समाहित होता है और वो जो कोशिका होती है बहुत छोटी होती है, इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है, अन्यथा इसे नहीं देखा जा सकता है। तो अब देखिए कि इसमें किसी प्रकार का कोई अंग तंत्र नहीं होता है। जो ह्यूमन बॉडी होती है या जो एनिमल होते हैं, थोड़े बड़े स्तर के जो एनिमल्स होते हैं या ह्यूमन बॉडी होती है, उनमें एक अंग तंत्र पाया जाता है। जैसे कि हम अपनी बात करें तो हमारे शरीर में एक पूरा का पूरा भोजन ग्रहण करने के लिए एक पाचन तंत्र पाया जाता है, जिसमें मुख सम्मिलित है, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, आंत्र, मलाशय, ये सारी जो होते हैं, ये सारे अंग जो होते हैं वो इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। लेकिन जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें किसी प्रकार का कोई अंग तंत्र होता ही नहीं है, किसी प्रकार का कोई अंग नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई अंग तंत्र नहीं होगा। अब इसमें अगर पाचन तंत्र नहीं है, उत्सर्जन तंत्र नहीं है, श्वसन तंत्र नहीं है, तो ये जो सारी क्रियाएं हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सजीव को जीवित रहने के लिए ये सारी क्रियाएं करना आवश्यक होता है, श्वसन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया, पाचन क्रिया। तो जब इसके अंदर कोई अंग तंत्र है ही नहीं तो फिर ये सारी क्रियाएं किसके द्वारा होगी? तो देखिए जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें भोजन की क्रिया जो होगी, यानी कि ये जो भोजन ग्रहण करेंगे वो किसके द्वारा करेंगे? इसी कोशिका झिल्ली के द्वारा ये भोजन को ग्रहण करेंगे। ठीक है, जब जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं अमीबा का। एक अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव है और इसकी कोई आकृति नहीं होती है। ठीक है, इसकी किसी प्रकार की कोई आकृति नहीं होता, ये आकृतिहीन होता है, यानी ये अपना आकार जो है वो किसी भी प्रकार से बदल सकता है। इसके बाहर जो है ये कोशिका झिल्ली पाई जाती है और इनमें जो भोजन ग्रहण होगा वो इसी कोशिका के द्वारा, इसी सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली के द्वारा होता है। इस क्रिया को कहा जाता है, जिससे इस क्रिया को कहा जाता है एंडोसाइटोसिस या अंतःग्रहण प्रक्रिया। ये जो भोजन होगा वो इसी झिल्ली के द्वारा, इस सेल भी कह सकते हैं क्योंकि एक ही कोशिका है, तो इस अमीबा या एक कोशिकीय जीवों के द्वारा इस भोजन को इसी सेल मेम्ब्रेन के द्वारा अंतर्ग्रहण किया जाता है, या भोजन को अंदर ग्रहण किया जाता है, शरीर के अंदर या इस सेल के अंदर ग्रहण किया जाता है इसी सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। इसीलिए कहा गया है कि प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव जो है इसी की सहायता से भोजन ग्रहण करते हैं। कोशिका झिल्ली के संदर्भ में कई वैज्ञानिकों ने मॉडल प्रस्तुत किए थे। इनमें से जो सर्वश्रेष्ठ या सर्वमान्य जो मॉडल था वो दिया था, वो कौन सा था? तरल मोज़ेक मॉडल। किसने दिया था? सिंगर और निकोलसन ने। कब दिया था? 1975 में। ये जो मॉडल था, दो वैज्ञानिक हुए, सिंगर और निकोलसन, उन्होंने इसे दिया। देखिए ये मॉडल क्या कहता है? ये मॉडल ये बताता है कि जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली किसकी बनी है? प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की बनी है। लेकिन कोशिका झिल्ली में ये जो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड है वो किस प्रकार से इसमें व्यवस्थित है, इसकी जो व्यवस्था है या इसकी जो सिचुएशन है वो इस झिल्ली में किस प्रकार से है। तो देखिए जो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड हैं वो कोशिका झिल्ली में फॉस्फोलिपिड के मध्य में या फॉस्फोलिपिड में प्रोटीन जो होते हैं वो धसे रहते हैं या इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं कि जिस प्रकार से हम एक उदाहरण लेते हैं कि देखिए जिस प्रकार हम एक बर्तन लेते हैं और उसमें पानी से उसे भर देते हैं, इसमें कुछ बर्फ के टुकड़े डाल देते हैं, कुछ बर्फ के टुकड़े डाल देते हैं। इस पानी को हम समझ लेते हैं फॉस्फोलिपिड और ये जो बर्फ के टुकड़े हो जाएंगे वो हो जाएंगे प्रोटीन। यानी कि इस मॉडल के द्वारा उन्होंने क्या बताया कि जो फॉस्फोलिपिड होते हैं उनके मध्य में, उनके भीतर जो है
वो प्रोटीन धसे होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से एक सवाल या एक क्वेश्चन बनता है कि अगर ये पूछा जाए कि तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगर और निकोलसन। अब बात करते हैं कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल की। देखिए, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो कोशिका भित्ति या सेल वॉल जो होती है वो केवल और केवल पादप कोशिका के अंदर पाई जाती है, या कुछ जीव जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनमें भी ये पाई जाती है। कोशिका भित्ति ऐसी संरचना है जो जंतु कोशिका को पादप कोशिका से विभेदित करती है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये किसकी बनी होती है। मेनली हमने देखा था कि जो पादप कोशिका होती है उसमें ये सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, अब देखते हैं कि कोशिका भित्ति जो है वो किन किन पदार्थों से बनी होती है। तो ये बनी होती है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और पॉलीसेकेराइड से बनी होती है। देखिए, कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है किसी एक पर्टिकुलर जीव को लेकर कि इसमें इसकी कोशिका भित्ति किस प्रकार से या किसकी बनी होती है, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है ये, और बहुत बार पूछा भी जा सकता है कि इसकी जो कुछ जीवों की या पर्टिकुलर एक विशेष प्रकार का जीव लेकर पूछ लिया जाता है कि इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो हम देखते हैं, देखिए, जीवाणु जो कोशिका होती है या जीवाणु कोशिका जो होती है उसकी भित्ति किसकी बनी होती है। तो जीवाणु कोशिका की कोशिका भित्ति जो होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेंस की बनी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कवक कोशिका। जो कवक जो होते हैं या कवक जो कोशिका होती है उसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो वो बनी होती है ग्लूकोसेमिन बहुलक की। अब देखते हैं शैवाल कोशिका। जो शैवाल है उसकी कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। और पादप कोशिका के बारे में हमने पढ़ा ही था कि जो पादप कोशिका होती है उसकी कोशिका भित्ति जो है वो सेलुलोज की बनी होती है। अब देखते हैं इसके फंक्शंस क्या है, इसके कार्य क्या है, ये क्या कार्य करती है। देखिए, सबसे पहला जो इसका कार्य है कि ये निश्चित आकृति और सुरक्षा प्रदान करती है। किसी भी जीव या पादप को ये जो है निश्चित आकृति और सुरक्षा प्रदान करेगी, बाह्य आघातों से बचाएगी। नेक्स्ट है, अधिक कोशिकीय दाब होने पर कोशिका भित्ति को फटने से रोकती है। यदि कोई कोशिका भित्ति में पदार्थों के द्वारा अधिक दाब लगाया गया है तो उसे फटने से, इस कोशिका भित्ति को या इस कोशिका को फटने से रोकने का कार्य जो है वो कोशिका भित्ति करेगी। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।